अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। नाजरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ेर सदारत 258वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में मुनक़िद हुई और मुल्की सलामती और मईशत की बहाली के लिए उमूर पर बातचीत की गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। इंतखाबात के हवाले से मामलात पर भी बातचीत जारी है और हुकूमती इत्तेहादी MQM ये कहती है कि पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन के नताइज जो हैं उनको तस्लीम नहीं करेंगे, तस्लीम करने से इनकारी हैं। उसके बाद क्या सूरत हाल होती है उस पर भी बात होगी। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का शहराजा बिखर गया है। एक और नई जमात सामने आ रही है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से। उस पर बात होगी। पैनल में मेरे साथ PJ मीर सर, जावेद इकबाल साहब और नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले नवीद साहब, आप ये बताएं कि आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मामलात थे जो बहुत अहम थे जिन पर बातचीत हुई है? देखें, दो मामला जो हैं वो फोकस रहे हैं और उसमें भी जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ज़ेर गौर आई है। और उसके साथ इस अज़म का इरादा किया गया है कि पाकिस्तान चूँकि बहुत बड़े मुआशी गिरदाब से अब निकल रहा है तो इस हवाले से हुकूमत के साथ हर तरह का ताउन जारी रहेगा। सरमायाकारी सहूलतकारी कौंसिल हो या बाकी तकनीकी मुआवनत हो तो वो फ़ौज करेगी। धारा फ़ौज के पास हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये बात की गई है। लेकिन फोकस क्या है? फोकस है टेररिज्म। हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म में इजाफा हो गया एकदम। जो कुछ ज़ोब शहर के अंदर हुआ और रात फिर हमने देखा है कि फिर एक हमला हुआ कैंट में जो कि नाकाम हो गया। अब इतलात ये हैं कि वहाँ TTP सरगर्म है और TTP के साथ ये जो नेशनलिज्म के नाम पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिन्हें सो कॉल्ड बलोच मज़ाहमतकार कहा जाता है, वो भी हैं। ये अब मिल के आगे बढ़ रहे हैं। आर्मी चीफ ने इस हवाले से जो गुफ्तगू की, इससे पहले भी जब वो ज़ख्मियों की आदत के लिए गए, फिर वज़ीर दाखिला के बयान आया, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। उसको बिल्कुल लतीफ़ पैराए में नहीं लिया जा सकता या यूँ समझे कि कोई नरम मौक़िफ़ नहीं समझा जा सकता, बहुत सख्त मौक़िफ़ है। आज की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें बहुत अहम बात की गई है। अब इन दोनों नुकात को आपने गौर से सुनना है। ये कहा जा रहा है कि हमारे एक हमसाया मुल्क में अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाह गाहें हैं, नंबर 1। और इससे भी बड़ी बात कि दहशत गर्दों को जदीद असले तक रसाई हासिल है। ये दोनों मामल पाकिस्तान की सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा बन चुके हैं। यानी कि इसे कह सकते हैं आप कि एक तरह की जंग मुसल्लत की जा रही है। और इशारा किस तरफ है? क्लियर कट इशारा ये है कि अफ़गान हुकूमत इस हवाले से ताउन नहीं कर रही। जदीद असला अगर मिल रहा है उन दहशत गर्दों को जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले करते हैं, तो वो असला यकीनी तौर पर किसी न किसी गवर्नमेंट के बैनर तले मिल रहा है ना। ये तो नहीं है कि कोई दर्रे की राइफलें ख़रीद के वो आगे। महफूज पनाह गाहें बड़ा साफ इशारा है। एक तरफ आप देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के तुलोर्स में तालिबान ने हर जगह पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया है। हम कहते थे कि शुमाली इत्तेहाद का इलाका, वादी पंशेर की मैं बात कर रहा हूँ, वो नाकाबिले तस्खीर है। तालिबान वहाँ भी पहुँच गए। अब शुमाली अफ़गानिस्तान से वो तेल भी निकाल रहे हैं। मतलब क्या है? इकनॉमिक एक्टिविटी भी वहाँ शुरू हो गई है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये कहा जाए कि TTP के लोग वहाँ जो मौजूद हैं वो ऐसे इलाके में हैं कि जहाँ तालिबान की दस्तरत नहीं, अफ़गान तालिबान की? ये बात मानने वाली नहीं है। तो बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है। ये जो बेल्ट है पूरी की पूरी ज़ोब के साथ, डेरा इस्माइल खां, फिर अफ़गान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान का, उसके बाद ये सारा एरिया ईरान वाला। यहाँ आपने माज़ी में ये प्रैक्टिस देखी है कि जो लोग हमले करते थे वो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के दरमियान जाके भी छुप जाते थे। ज़ाहिर है रास्ते उनको मालूम है और वहाँ से वो अफ़गानिस्तान भी चले जाते थे। इससे पहले आपको याद होगा कि तालिबान के जो सरबराह थे साबिक़ अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर, वो ईरान से आते हुए अमेरिकी ड्रोन का निशाना बने। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त राइट नो पाकिस्तान की रियासत और अफ़गान तालिबान हुकूमत, इन दोनों के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो गई है, जिसकी सारी जिम्मेदारी ये बता दिया गया है अफ़गान हुकूमत पर है। उसे ही अब
डीएस्केलेशन की तरफ जाना है और मामले को ठंडा करना है। देखा जाए तो नवीद चौधरी साहब रीजनल पीस स्टेक पर है और इसी के लिए ये इनिशिएटिव्स लिए गए और ये जो 2 रोज़ा दौरा हमने देखा वो सामने आया। लेकिन पीजे मीर सर, आपको क्या लगता है, दोहा एग्रीमेंट भी हमें याद है, पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट थी अफगानिस्तान की वो भी हमारे सामने है, तो यूं तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ये इसीलिए ये कोर कमांडर्स की जो मीटिंग होती है इसमें पॉलिटिकल सिचुएशन और सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसको डिस्कस किया जाता है और दीगर जो आपके जो बॉर्डर के मसले होते हैं वो होते हैं। अब ये जो आपने दोहा का कहा है, दोहा के अंदर बेसिकली आपने मीटिंग्स भी वहाँ हुई हैं, हर चीज़ हुई है, लेकिन वहाँ जाके आपने वापस अफ़गानिस्तान में देखा है कि उनकी डिविजन्स जो हैं वो अभी तक बरकरार है। वो डिविजन्स वो ट्राइबल एरियाज़ हैं और वो ट्राइबल एरिया एक दूसरे के साथ कभी यूनाइट हुए नहीं है। राइट फ्रॉम 1526 ऑनवर्ड्स आप देखें, जब बाबर ने यहाँ आफ्टर द फॉल ऑफ तैमूर, बाबर जब इधर आया था उस वक्त भी डिविजन्स थे, आज भी हुई है, आज 2023 है। सो उसके अंदर आई थिंक जो ये जो मीटिंग हुई है इन फैक्ट ये जो आपने दोहा की बात की है, कई और फैक्टर्स हैं, पेरिस अकॉर्ड है, कई और हैं जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मीटिंग के अंदर वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग। इंटेल शेयरिंग जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है, ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स टेररिज्म, जो कि नवीद साहब ने जिसका भी जिक्र किया है। अब ये टेररिज्म जो उसी वक्त ख़त्म होगी जो कि हम हिंदुस्तान को भी कहते हैं कि हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, वो नहीं करते शेयरिंग और करवाते खुद ही हैं, ब्लेम पाकिस्तान पे डालते हैं। अब बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है जहाँ के आपने वो कुलभूषण को भी पकड़ा, स्लीपर सेल्स उनके वहाँ हैं, टीटीपी का बिल्कुल एक बड़ा एक रोल है, वो उनकी तरफ से इम्पॉर्टेंट, हमारी तरफ से डेंजरस। अब उसके साथ साथ उनको जो एड एंड अबेट करती है वो है रॉ बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, जिसके अंदर आप देखें कि स्लीपर सेल्स इनके ये एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसको हम कैसे रिमूव करें? जब तक हम अपने बॉर्डर्स को ईरान के, जो कि बड़े लीनियंट थे, बड़े इजी थे, मैं कई दफ़ा ईरान और पाकिस्तान के बाय रोड गया हूँ, आया भी अंदर हूँ, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन अब विद द करंट इनफ्लो एंड दी आप कह लो द इकोनॉमिक इमर्जेंस ऑफ सी पैक, वो एरिया बड़ा गर्म हो रहा है और वो एरिया अभी से गर्म हो रहा है। आपने पेट्रोल का देखा कि उधर से पेट्रोल इधर स्मगल होकर आ रहा है और यहाँ आम टैंकर्स आके बेच रहे हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, आई थिंक इस चीज़ को हमने जो कोर कमांडर की मीटिंग में इसको ये असेस करना है। बाकी ये रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। आई थिंक इसका आपके पास एक नंबर भी था, आपने दिया था, कितनी थी वो? 257 मीटिंग थी, 258 मीटिंग्स। अब ये एक रेगुलर मीटिंग है, लेकिन हमने हर मीटिंग के अंदर उसके लॉजिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं। सो आज जो लॉजिस्टिक्स हैं बिल्कुल सही है, आपने जो इनको नवीद को सवाल किया, आपने मुझसे भी किया, लॉजिस्टिक्स हुई हैं और उसको हम रीअफर्म करते हैं, अपने रिलेशंस को अफगानिस्तान बढ़ाते हैं। हमारे चीफ वहाँ गए, अभी चीफ ने जाके बड़ा अच्छा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए हैं। अब आगे बात वहीं आती है इम्प्लीमेंटेशन कि ये किस तरह होती है। ठीक है, रीजनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के ऊपर काम होने की बहुत ज़रूरत है और जिस तरह के आपने भी इशारा किया है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए, अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग हो तो फिर इस नासूर को तो ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन देखना तो ये है ना कि ऐसा क्यों नहीं हो सका, इसमें लेक्यूनस कहाँ मौजूद थे। जावेद साहब, आप क्या कहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या आप देख रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होती हैं और जिस तरह मईशत की बहाली की तरफ इक़दाम लिए जा रहे हैं, मईशत भी बेहतर हो पाएगी? देखो, जिस तरह के टू प्रॉन्ग डिस्कशंस हुई है इस दफ़ा, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, मईशत की और टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए किस तरह स्ट्रेटजाइज किया जा रहा है। मईशत के बारे में तो राइटली उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि एग्रीकल्चर से लेके मादनियात और मादनियात से लेकर हर वो चीज़ जो एक्सप्लोर की जा सकती है जिससे पाकिस्तान को पैसा आ सकता है, उस चीज़ पे काम किया जाए। और मेरी इत्तला के मुताबिक इसके लिए GHQ में सेल्स भी बन गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने FATF के मसले को हल किया था, इस तरह एग्रीकल्चर को भी उन्होंने फोकस किया। बिकॉज़ फ़ौज ये समझती है कि हुकूमत के साथ मिलके अगर हम एग्रीकल्चर में रिफॉर्म ले आएंगे, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और जो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर यील्ड, जो पर एकड़ यील्ड कम है, अगर हम उनको टारगेट करके अपने यील्ड बढ़ा सकते हैं तो उससे पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पे भी फ़र्क पड़ेगा और फर्दर चल के पाकिस्तान जो आगे चल के फूड क्राइसिस के मसले से दो चार होने वाला था, उसको भी टाइमली काउंटर किया जा सकता है। ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है और उस पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने
15 से 20 साल का प्लान बनाया और एक शख्स है जिसका नाम है जावेद कुरैशी, वो इस पूरी एक्सरसाइज को लीड कर रहे हैं और उन्होंने इस सिलसिले में पूरी प्रेजेंटेशन दी थी और इस पे पिछले 4-5 साल से फ़ौज काम कर रही है, तो इनिशिएटिव अभी लिया गया है। दूसरी तरफ टेररिज्म एक वो इशू है हमारा जो एक ऐसा इशू है जो मुस्तकिल पिछले कई सालों से चल रहा है। बुनियादी तौर पे उसकी वजह यह है कि जब से तालिबान आए हैं उधर एंटी तालिबान जो एलिमेंट्स हैं वो भी सर उठाना शुरू कर दिया है, जस्ट लाइक IS। उसको अब स्पॉन्सर कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जो अफ़गानिस्तान से निकले हैं। वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जिसकी तरफ आपने कहा रीजनल पीस अगर आएगा तो रीजनल वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, और जिस CPEC की तरफ हम बात कर रहे हैं वो CPEC ऑपरेशनल हो जाएगा। बुनियादी तौर पर उसकी वजह ये है। और जो तालिबान की तरफ हम बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ शायद तालिबान के पास भी इतना अख्तियार नहीं है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें, इसलिए कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि ये जो टेररिस्ट स्लीपर सेल्स हैं जो अफ़गानिस्तान के दूर दराज सूबों में, नंगरहार जैसे सूबों में जाके छुपे हुए हैं लोग और उधर से एक्टिविटी करते हैं, वो तो मतलब उनको तो जब आपने एक्टिव करना तब भी होना है। उनके पीछे रॉ भी है, मुसाद भी है और बाकी दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि पूरे बॉर्डर को, ईरान से लेके अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर इस तरफ और दोनों तरफ पीस नहीं होना चाहिए किसी सूरत में, बिकॉज वो हमें इंगेज रखना चाहते हैं। अगर हम इस तरफ इंगेज रहेंगे तो फिर जाके उनके ऑब्जेक्टिव भी हल होंगे। अब देखो ना, बात यह है कि पैसा उन्होंने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल किया हुआ है, तो पीछे रह जाता है कि अमन। अफ़गानिस्तान में अमन वो लेकर आ चुके हैं, तो अब उसको किसी तरीके से डिसरप्ट तो करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट करनी है। वो चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आपके पास वो असला नहीं है। और उससे भी बढ़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, अमेरिकन जो असला छोड़ कर गए थे वो सारा असला आपके बॉर्डर एरिया में सप्लाई हो भी रहा है, बिक भी रहा है और उनके रेट्स हैं बाकायदा। ठीक है। और वो असला है जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका हल सिर्फ एक है जी। वो हल हमने ऑलरेडी नेशनल एक्शन प्लान की शक्ल में दे चुके हैं। ठीक है, बुनियादी तौर पे हमें नेशनल एक्शन प्लान को ऑपरेशनल करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए ताकि पूरी सोसाइटी, हुकूमत, आर्मी और सोसाइटी मिलके इस नासूर को खत्म कर सके। इन्होंने बात की आर्मी की, उनको ये करना चाहिए। देखिए, विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, आर्मी का काम एक सिविलियन सेक्टर में काम करने का नहीं है। But they are supporting it, सर, आर्मी ऑलवेज सपोर्ट्स, आर्मी इज ऑलवेज सपोर्टिव, लेकिन उनका काम है अपने अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमें। ये नहीं, क्योंकि उन्होंने मिसाल क्या दिया, सर मैं आपको मिसाल देता हूँ। छोड़ दे मिसाल। उरुमची एक सूबा है चाइना में, सर एक छोटी सी मिसाल ले लेना। उरुमची सूबा है जहां चाइनीज फौज ने हजारों एकड़ डेवलप किए हैं। अच्छा। और बाकायदा इधर से डेलीगेशन गए हैं उरुमची और उन्होंने उसको देखा किस तरह फार्मिंग के जरिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए उन्होंने पर एकड़ यील्ड बढ़ाई है। उसी पैटर्न पे काम किया जा रहा है। जावेद, हर मुल्क के अपने होते हैं आपके लॉजिस्टिक्स। हमने देखना है कि हम अपने जो किसान हैं हम इनको क्यों नहीं एंगेज कर सकते। जैसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम जो है वो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। जी नहीं लेके जाएगा, नहीं, नो सर, आई डोंट एग्री विद इट। आपके पास तो इसी में बैक करो दे रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, टर्की, ईरान एंड पाकिस्तान, ये क्यों नहीं आगे बढ़े? क्योंकि हर मुल्क के अंदर अपने अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे। आज नहीं है प्रॉब्लम्स, हमें आरसीडी को रिवाइव करना है, रीजनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सर आपने ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया। बात तो यही है ना कि मुल्क को आगे किस तरह लाना है, खत्ते में अमन किस तरह लाना है। अमन होगा तो फिर ही मईशत आगे जाएगी, लेकिन उसके लिए जो बेहतर रास्ता है वो यही है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा सके ताकि दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके और मुल्क की मईशत की राह जो है वो हमवार की जा सके। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे कि इलेक्शन के हवाले से क्या बहस हो रही है। आप साथ रहिए।
कहा यह जा रहा है कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात के नताइज को कबूल नहीं करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने इस हवाले से थ्रेट कर दिया है या वार्न कर दिया है और बताया है कि हम नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि चंद दिन की ताख़ीर हो जाए लेकिन इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। पीजे सर, बहस क्या है? पुरानी मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी, मसला कहाँ आ रहा है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये टॉपिक छोड़ा है। अब वो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट कह रही है, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि एक तो आपके पास टाइम नहीं है सेंसस करने का। लेकिन जब अब PTI और MQM ये जो शोर मचा रहे हैं, PTI भी मचाएगी, इनका जो 16-17 साल का 15 साल का जो लड़का है, लड़की है, वो तो वोटिंग के अब लायक हो गए, 18-19 के हो गए, 18 के हो गए आप कह लो, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे वोटिंग के लिए। तो ये एक खदशा होगा फॉर द PDM कि आप पुराने सेंसस से कराओ। हालांकि होना तो वही चाहिए, लेकिन इसके अंदर मैं इस गवर्नमेंट को ब्लेम भी नहीं करता। आप सेंसस वालों को कहें कि ये वो lastminute.com क्यों भाई? तुम्हें पता है इलेक्शन तो आने कल हो या परसों हो, तुम्हें तो ये काम पहले शुरू कर देना चाहिए था। Why did you stop because of a political upheaval? ये आपको नहीं करना चाहिए था। Somebody has to be held accountable for this। इसी तरीके से हम इलेक्शन कमीशन को भी कहते हैं कि हम तैयार नहीं है, ये नहीं। ओ भाई, तुम्हारा काम क्या? और तुम्हारा तो काम ही इलेक्शन करवाना है। So what are you waiting for and what is the census department waiting for? क्योंकि इस वक्त जो PDM को खतरा है, ये जो यंग वोटर है, ये जो यंग सपोर्टर है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ वोटर, एंड दैट विल नॉट बी अ हेल्पफुल थिंग आइदर फॉर द पीपल्स पार्टी और फॉर द PDM। नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, ये सेंसस का मसला है या हल्का बंदियों का? मुझे तो हल्का बंदियों का दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि जो वोटर एलिजिबल हो जाता है अपनी उम्र के हवाले से, वो वोटर होता है, यंग वोटर, उनका अंदराज लाजमी है, वो हो रहा है। ये बुनियादी मामला इस तरह से है कि MQM मोतरज़ है कि कराची की आबादी 3 करोड़ हो गई है और आप 1 करोड़ मानने को तैयार नहीं है, या लगभग उसके। तो इससे हलकों पर भी फ़र्क पड़ता है और वोटरों पर भी फ़र्क पड़ता है, ये उनका एक कहना है। और ये एतराज़ पुराना है। इससे पहले जब MQM हुकूमत में थी तो दूसरी पार्टियाँ एतराज़ करती थी कि खाली प्लाट पर 70 वोट बने हुए हैं। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में, मैं उसमें खुद शरीक था बतौर मुबस्सर, वहाँ ये बात हो रही थी। अगर हम कहें कि MQM के खदशात यकसर बेजा हैं तो ये बात भी गलत होगी, दुरुस्त है, इस तरह मामला है। लेकिन हमने देखना है कि हमारा जो आइनी तरीक़ेकार है वो क्या है। आइनी तरीक़ेकार ये है कि हर 10 साल के बाद अमूमन मरदमशुमारी होती है। 84 में हमने की, 5 इलेक्शन उस पर हमने करा दिए। फिर 2000 में हमने मरदमशुमारी की, 3 इलेक्शन उस पर हो गए। फिर हम आगे 2018 में मरदमशुमारी हो रही है, 1 इलेक्शन उस पर हो गया। अब चूंकि सारे उज़र ख़त्म हो चुके हैं, तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को हटाया गया। PDM का ये कहना है कि हुकूमत को गिराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासर, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने और PTI ने मिलकर एक गेम रचाई कि सुबह सामने तोड़ दो, हुकूमत गिरा दो, इलेक्शन पहले हो जाए। हमने नहीं होने दिया, हम खींच खाच के टाइम पे ले आए, अब टाइम पर इलेक्शन होंगे। और वो कहते हैं कि चूँकि मरदमशुमारी 2018 वाली है, नए वोट दर्ज होंगे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अच्छा। उसी पर इलेक्शन कराए जाएंगे। अब MQM कह रही है कि उस पर इलेक्शन नहीं होंगे। ये मामला जो है, अगर हम इसको छेड़ बैठते हैं तो ये सीधा सीधा एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पहले हम कहते हैं जी सेंसिस ऐसे हैं, सेंसिस की बुनियाद पर फिर हल्का बंदियों का मुतालबा सामने आ जाएगा। अच्छा, इंडिया के अंदर क्या तरीक़ेकार है वो भी हमें देख लेना चाहिए। वहाँ आपको पता है 75 साल के अंदर 68 हल्कियाँ उतनी की उतनी ही हैं। वोटर बढ़ जाएं, हल्का वही है। यहाँ फिर हल्का बंदियों का मामला आ जाएगा, फिर ये मामला किसी तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए गुजारिश यही की जानी चाहिए कि जो कुछ मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त कह रही है, जो बयान राना सनाउल्लाह ने दिया है कि मरदमशुमारी वही रहेगी, उसी पर नए वोटर तो आप देख रहे हैं कि आपको मैसेज आ रहे होंगे, उनका अंदराज हो रहा है। तो इलेक्शन जो है इसी बुनियाद पर कराए जाए, ये सबसे मुनासिब हल है। वरना फिर एक के बाद एक ये फिर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आइंदा फिर आप इंश्योर करें, एक साफ़ सुथरी मरदमशुमारी कराएं, सबके एतराज़ात जो हैं उनको रफ़ा करें, और उसके नतीजे में अगर आप समझते हैं हल्का बंदियाँ करनी ज़रूरी हैं तो उसके बाद चले जाइएगा। लेकिन अब इलेक्शन सर पे है और कोई अब उतर बाकी नहीं है। जो सियासी इल्ज़ाम थे वो भी ख़त्म हो गए। वो कह रहा था मैं गिराऊंगा, इन्होंने कहा हम गिरने नहीं देंगे, वो टाइम भी पूरा हो गया। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि अब हम आइन के मुताबिक इलेक्शन की जाने बढ़ें।
जावेद साहब, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन अब तो नहीं, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी कि इलेक्शन करवा लो तो जवाज़ ये पेश किया गया था कि मरदमशुमारी हो रही है। अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का इतना पैसा लग गया, जहां मईशत के हालात इतने दगरगू हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब फिर एक बहस ये करना कि जो इलेक्शंस हैं वो पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे, तो क्या रह जाती है बात पीछे? बात रह जाती है बदकिस्मती इस कौम की और पाकिस्तान की कि इसको हमेशा बेवकूफ़ बनाया गया। अच्छा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की ख्वाहिश का इजहार कर रही थी, जलसे जुलूस कर रही थी, 75 से ज़्यादा जलसे कर लिए, रैलियाँ निकाल ली, असम्बलियाँ भी तोड़ दी, तो हुकूमत यक्त ज़ुबान इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के एक ही बात कि जी हमने मरदमशुमारी करानी है। जो पीर मीर कह रहे थे कि टाइम पे क्यों नहीं हुई, टाइम पे इसलिए नहीं हुई कि उस वक़्त इलेक्शन करवाने मकसूद नहीं थे। अब मरदमशुमारी हो गई। अच्छा, मरदमशुमारी में भी अजीबो गरीब सिचुएशन बन गई कि इन्होंने अपनी ख्वाहिश की मरदमशुमारी कराई है कि कराची की आबादी दुनिया में वाहिद एक मिसाल है कि उसकी आबादी कम हो गई है और जो देहातों में आबादी है वो बढ़ गई है। मतलब हमने क्या मजाक बनाया हुआ अपने आप का और अपने मुल्क का और अपनी मरदमशुमारी का। तो ऐसी मरदमशुमारी को कौन मानेगा? यह है बदकिस्मती। हम आज भी उसी जहालत के दौर में रहना चाहते हैं और उस पर खुशी के साथ इजहार भी कर रहे हैं। ये जो अब MQM आज जो शोर मचा रही है, 1.25 साल से पहले क्यों नहीं शोर मचाया? या जब मरदमशुमारी हो रही थी उस वक्त क्या तकलीफ थी इन्हें? उस वक्त तो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। अब क्या मसला हुआ? और यही राना सनाउल्लाह, अब पुरानी मरदमशुमारी। तो भाई उस वक़्त आप मरदम जब इतनी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को जिस हालत में पहुंचा दिया, तब मिल बैठ के मसले का हल निकाल सकते थे, ऐसी रीज़न निकालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूँकि अब वक्त गुजर गया, बुनियादी तौर पर अब ऐसा ही होना चाहिए, वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए, जैसा तैसा आइन बचा है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा। और जो मरदमशुमारी है, खुदा का वास्ते इसको ठीक करा लो। बेशक आप हल्के मत बढ़ाओ, जिस तरह चौधरी साहब ने बात की, इंडिया में हल्के उतने रहने दो, वोटर बढ़ा दो, लेकिन वोटर बढ़ाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है तरीके इंसाफ का। सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। देखो कहां से बचे हैं, प्रॉब्लम बेचारे ऐसे फंस गए हैं कि ना उनसे वो पार्टी काबू आ रही है, ना हुकूमत चल रही है। इलेक्शन में जाते हैं तब मरते हैं, आते हैं तब मरते हैं, कहां जाए बेचारे। सिचुएशन खासी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है। इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पे करवाएं या नई पे करवाएं, लेकिन बात यह है कि उसके नताइज किसी भी तौर पर तस्लीम होंगे। फ़ायदा तो इस बात में है ना कि नताइज तस्लीम करने का माइंडसेट हो। अभी हमें ब्रेक पर जाना है, इसका वापस आएंगे और बात करेंगे कि सूरत हाल क्या है पाकिस्तान तरीके इंसाफ। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि क्या एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे। मैं ऑन कैटेगरी बता दूं, ये इलेक्शंस एक्सेप्ट नहीं होंगे। MQM ने तो कह ही दिया ना, कह दिया उन्होंने, खत्म होगी बात। लेकिन एक सिचुएशन हमने ये भी देखी, एक्सेप्टेंस किसको नहीं मिली, वो परवेज खटक है। नून लीग में जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमारे दरवाजे बंद हैं। तो परवेज खटक साहब ने एक नई जमात बना ली है, लेकिन उसके अंदर भी एक आगे मसला पैदा हो रहा है। जो लोग उसमें शामिल हैं वो कहने कि हम इसका हिस्सा नहीं है। बहस क्या है, वापस चलते हैं और आकर आपसे बात करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहराजा बिखर गया है और देखा यह जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन के बाद परवेज़ खट्टक ने भी अपनी पार्टी बना ली है और उस पार्टी का नाम रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी जो मोहब्बत है वो हमें नाम में भी नज़र आ रही है, लेकिन अपने साथ साथ वो और भी कई नाम ले गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन नून लीग में भी जाने की ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया, वहाँ से उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिली। हो क्या रहा है नवीद चौधरी साहब? जी, परवेज़ खटक साहब के बारे में ये इतला पहले ही आ गई थी कि वो अपना अलग ग्रुप बनाएंगे या पार्टी बनाएंगे। तो उन्होंने PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से आज अपनी पार्टी जो है वो अनाउंस कर दी है। उसमें हमने देखा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि साबिक वज़ीर आला के PK महमूद खान भी चले गए और उसके अलावा 57 लोगों का ऐलान किया था जो अरकान असम्बली हैं साबिक। उसमें से कुछ ने तरदीद की है, कुछ कह रहे हैं हम आगे हैं। तरदीद वैसे 5-6 लोगों ने की है। इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि ये सारा कुछ जो शो है इसको परवेज़ खटक खुद रन कर रहे हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि कोई और रन कर रहा है, तो फिर जितने ये आए थे या इधर उधर गए थे ये ना आते जाते, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है।
बुनियाद क्या बनाई है उन्होंने बुनियाद ये बनाई है 9 मई के वाक़यात। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ 9 मई को हुआ फौजी तनसीबात और हमले, उसका ज़िम्मेदार PTI के चेयरमैन को ठहरा दिया है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि मुख्तलिफ मौक़े पर आपको ये पता होना चाहिए कि हर मुज़ाकराती टीम के अंदर परवेज़ खटक शामिल थे, संजीदा मुज़ाकराती। उन्होंने कहा 4 या 5 मरतबा इलेक्शन की बात हुई, हर दफ़ा चेयरमैन PTI ने उसको टाल दिया, किस तरफ ना जाए। एक तो आपको पता होगा कि जब ये हुकूमत आई थी उसी वक्त इलेक्शन करने की बात हो गई थी, लेकिन वो कहा गया कि उन्होंने कहा जी मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। अब पता लगा कि उनको कोई जादू के तौर पर बताया गया था कि आपने नहीं जाना। अब ये कहना कि PTI की शराजा बिखर गया है, ये बात इसलिए दुरुस्त है कि KPK के अंदर भी जितने लोग गए हैं ये वही लोग हैं बिल्कुल पंजाब के पैटर्न पर, जिनके 35 हज़ार वोट अपने हैं, फिर आगे हल्का है और बहुत PTI के वोट देते हैं। ठीक है, इंप्रेशन क्यों अभी नहीं बन पा रहा? इंप्रेशन इसलिए नहीं बन पा रहा, ये 5-6 जो लोग वापस चले गए, कन्फ्यूजन है ना। कन्फ्यूजन इसलिए है कि एक पहला मरला तो ये था कि आपने चेयरमैन PTI जो वज़ीर-ए-आज़म थे उनको तरीक़े-ए-तमाद से हटा दिया। दूसरा मरला ये था जो उन पर मुकदमात थे वो किसी मंतकी नतीजे की जानब जाए वो नहीं गए। कन्फ्यूजन स्टेट ने बरकरार रखी हुई है। जैसे ये तस्म टूटेगा कि वो अबव द लॉ हैं तो आप देखेंगे कि UC की सतह के जो नाज़मीन हैं वो भी निकल जाएंगे और आपको वोटिंग ट्रेंड जो है वो ग्राउंड से भी नजर आएगा। ये हमेशा से होता है। लेकिन नबी चौधरी साहब, हम तो देख रहे हैं कि इस तरह का कोई भी हवा बना नहीं हुआ। परवेज़ इलाही साहब भी बिहाइंड द बार्स हैं, लेकिन जावेद साहब आपसे पूछना चाहूँगी वो कौन कौन से नाम हैं जो बैक ऑफ कर गए हैं, कह रहे हैं कि हम PTI पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा नहीं है? देखो, इधर बात हुई शराजा बिखर गया। शराजा हमेशा उस सियासी जमात का बिखरता है जिसका कोई नज़रिया ना हो या जिसका अवाम से टोटल डिसकनेक्शन हो। यानी आप डिसएग्री कर रहे हैं? बदकिस्मती क्या है कि ये तो पार्टी वो है जो अफराद हैं, ये शख्सियात हैं, ये तो पार्टी नहीं है, ये तो ग्रुप इकट्ठा हुआ है और उन्होंने एक नाम दे दिया PTI पार्लियामेंटेरियन। जैसे माजी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, नेशनल पीपल्स पार्टी, तो क्या वो आज उनके शराजे कहीं आपको नज़र आ रहे हैं? तो ये शराजे मराजे कुछ नहीं होते। हमेशा पार्टी वही होती है जो एक प्रोसेस से गुजर के टाइम गुजार कर अवाम में अपनी रूट्स बनाती है और एग्जिस्ट करती है और शराजा उसी का रहता है। परवेज़ खटक साहब ड्राइंग रूम के तो ज़रूर बादशाह हो सकते हैं, लेकिन अवाम का बादशाह वो होता है जिसका कोई नज़रिया होता है, सोच होती है, जिसका कोई काम होता है। अच्छा, आप कहें कि 3 महीने बाद अचानक आपको याद आया कि PTI के जो चेयरमैन साहब में फ़लाँ गलतियाँ थीं, फ़लाँ कमियाँ थीं, कोताहियाँ थीं, उस वक्त उन्होंने ये झूठ बोला, ये मुनाफकत की, उस टाइम ये दम दरूज पड़ा और ये हमाकतें की होंगी, हज़ारों की है उनके खाते में। अच्छा। हमाकतें कोई एक नहीं है। तो खटक साहब उस टाइम हौसला करते ना, आपने 9 मई के वाक़े का इंतज़ार क्यों किया उन हमाकतों को बर्दाश्त करने का? आज आपको याद आ रहा है कि सवाल होगा कि कितनी दफ़ा इमरान खान ने इलेक्शन से भागे, तो भाई आप उस वक्त भाग जाते। आज आपको क्यों याद है? बुनियादी तौर पे मुनीज़े में KPK में फिरा हूँ। अवाम जिन 6-7 बंदों की तरफ आप इशारा कर रहे हो, इनका अपना सका भाई, इनका अपना सका भतीजा वो इनके साथ नहीं है, बाकियों को तो छोड़ दें आप। बात ये है कि वो लोग डिफरेंट है हमारे से, उधर के लोग पंजाब से उनका माइंडसेट डिफरेंट है। अच्छा। वो खामोश ज़रूर हुए लेकिन उनकी लॉयल्टी PTI के साथ ही है आज भी। और इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त हुकूमत में भी 2 डिस्कशंस हो रही हैं। हुकूमत चाहती है कि PTI चेयरमैन को किसी तरीके से भी हम अपना टाइम गुजारें और नाहल बाद में हो, हमारे ज़ुम्मे ये ना पड़े, ये हमारी पॉलिटिकल गलती हो जाएगी और हमारे गाटे फिट हो जाएगी। अच्छा। जबकि जिन लोगों ने इस हुकूमत को लेके आए वो ये चाहते हैं कि ये इनको नाहल करें। अब फैसला देखो, आने वाला वक्त बताएगा कि ये PTI के चेयरमैन को नाहल करने वाला कौन होगा। क्या इंटरम सेटअप होगा? सर होगा भी या नहीं होगा पता नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है उसको नाहल करवाने के। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। जेल जाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहते हैं कि टाइम पे इलेक्शन हो और हम इतने पॉपुलर हैं और
पीटीआई को इतना हमने कट टू साइज कर दिया है, जैसे अलीम खान की पार्टी, जेकेटी की पार्टी और उधर परवेज खटक की पार्टी, कि वो इतनी कट टू साइज हो जाएगी कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन इसमें अवाम कहाँ है, शऊर कहाँ है अवाम का, उसने फैसला करना। लोगों ने ड्राइंग रूमों में बैठ के फैसला ठीक है नहीं जावेद होने। साहब, बात वही है जो नवीद चौधरी साहब ने की कि ये वही लोग हैं जिनके पास उनका अपना वोटर मौजूद है। तो अपना मैं वोटर कोई नहीं होता, वोटर नजरिए का नहीं, होता है। वोटर होता है, होता है। ये इलेक्टेबल है की सारी सियासत इस पर है। और मैं आपको और आप देखिएगा इनका अपना वोटर होता है। मेरी तो भाई बात- इलेक्शन मेरी में बात आपने पर हासिल ध्यान देख रखें। लिया, जी, जी। 36 में से 30 कौन जीता था? जिस दिन उनको सजा हो गई आप देखेंगे कि नीतीश हाँ जी। सत्ता पर सफाई हो जाएगा। ठीक। अब जब पार्टी का नजरिया कोई नहीं है, ठीक। पीटीआई वाहिद पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंत्रणा पर जिसका कोई नजरिया हाँ, नहीं। परवेज खटक का और नजरिया जाली जो है, और ओन चौधरी जाली और मकबूलियत अलीम है। खान का सारी जाली मकबूलियत अच्छा है। नजरिया है। तहरीक इंसाफ जाली की मकबूलियत है। एक रिश्ता बनाया नवीद था, चौधरी साहब गले पड़ गए साहब, उनके। नवीद चौधरी साहब, कोई काम नहीं किया उन्होंने। पीजे मीर सर से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। पीजे सर, तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि गंदे अंडों को बेनकाब करने पर महकमा ज़राअत और अमले के शुक्रगुजार हैं। इस बात पर रोशनी डाल दें। देखें रोशनी, नवीद ने बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात की है कि हर पार्टी का नज़रिया होता है, जिस तरह जावेद ने बात की है। अच्छा। और अपने नज़रिए के साथ अब खड़े रहते हैं। बिल्कुल आई एग्री विद नवीद कि ये वो लोग हैं कि जिनके नज़रिए है ही नहीं है और ये लिफाफे हैं, इधर उधर चले जाते हैं। इनको तो अगले इलेक्शन में ना इनके खनसामे ने, ना इनके माली ने, ना नाई ने, ना धोबी ने इनको वोट देने। अब बात आती है क्योंकि इनके नज़रिए कोई नहीं। भाई जिसके लिए तुम खड़े थे तुम उसको तो छोड़कर भाग गए हो, तो अब तुम कहोगे हमारे नजरिए। नो, आपको पता है? अब आपके सामने है ना। नहीं, वजह पता क्यों छोड़ के जा बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब आपको चाहिए, जितने भी है आपको चाहिए, लर्न करें फ्रॉम PMLN, लर्न करें फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, के मुश्किल वक्त में उसका कारकुन खड़ा रहा है, लीडर्स खड़े रहे हैं। ये जो थे ये तो बेचारे कहीं और के डिस्कार्ड, इधर का डिस्कार्ड, इधर का डिस्कार्ड। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ डिस्कार्ड, कल हो सकता है ये पार्लियामेंटेरियन अपनी बना के, परवेज खटक हो सकता है कि जी मैं अंडर ड्यूरेस था। देखे ना आपने इसाक डार के साथ क्या किया है, अंडर ड्यूरेस स्टेटमेंट्स ले ली। उन्होंने कहा जी मुझे आपने अंडर ड्यूरेस दी, तो कल ये भी कहेंगे कि जी हमारे साथ तो ये हुआ है, हम तो खड़े हैं इनके इमरान के साथ। द क्वेश्चन इज, ये टाइम टेल की स्टोरी है, अभी आप इसको इसको ख़त्म नहीं कर सकते। एक तो आपका जो लिटमस टेस्ट है इलेक्शंस में, दूसरा बड़ी बड़ी किताबें खुलेंगी जो अब पुरानों की खुल रही हैं, आप छुपा नहीं सकते। जी सर, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखना ये होगा सीजनल पॉलिटिशियंस इकट्ठे तो हो जाते हैं और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मुल्क के ऊपर पड़ता है। बेहतर तो यही होगा कि अगर जमहूरियत को मुकद्दम रखा जाए, मुल्क की मुफाद को आगे रखा जाए और फिर कोई भी फैसला किया जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।